औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ बेटे आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। जी बेटा, आज का लेक्चर शुरू करने से पहले हम गुज़िश्ता लेक्चर को दोहराएंगे। गुज़िश्ता लेक्चर जो हमारा है वो देखते हुए चलते हैं कि उसमें हमने कल क्या किया। हमारा गुज़िश्ता लेक्चर जो था उसमें हमने नज़्म हम एक हैं जो कि एक कौमी नज़्म है कलीम उस्मानी के लिखी हुई नज़्म, उसका जो है बंद नंबर 3 और बंद नंबर 4 और उसके साथ साथ बंद नंबर 5 जो कि पहले ही बंद को दोहराया गया है, इन तीनों की हमने तशरीह की थी। उसके साथ साथ हमने इसमें काफ़िया और रदीफ़ की निशानदही मैंने आपको करवाई और उसके साथ साथ मैंने आपको इसमें मुश्किल अल्फाज के मायने करवाते हुए इनका मफ़हूम बताते हुए टेप का मिसरा का ज़िक्र किया दोबारा से, और उसके साथ साथ इनकी तशरीह आपको लिखवाई और वो तशरीह आपको कापी पर लिखने और याद करने के लिए दी गई थी। लेकिन जो बंद नंबर 5 है उसकी मैंने सिर्फ आपको दोहरा दी थी क्योंकि ये पहले ही बंद वाली तशरीह थी, तो ये मैंने आपको ज़ुबानी बस दोहरा दी थी, ये लिखने के लिए नहीं दी थी। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि ये वाला बंद आपको पेपर में या जायज़ा में नहीं आ सकता, ये लाजमी आ सकता है। ज़रूरी नहीं कि ये नहीं आएगा, अगर आना हो तो ये पेपर में आ सकता है। ठीक है, किसी भी पेपर किसी भी जायज़ा में ये आ सकता है। इसकी तशरीह नहीं लिखवाई तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी तशरीह है ही नहीं है या करनी नहीं है। पहले ही बंद वाली जो तशरीह है वो इसी की तशरीह है, ठीक है, इसलिए इसकी दोबारा नहीं लिखवाई गई। तो इसका आपने ये बिल्कुल जहन में नहीं रखना कि ये पेपर में या जायज़ा में या आएगा ही नहीं तो इसको हमने छोड़ देना, ये छुड़वाया नहीं है मैंने। ठीक है, अब आज जो हम करेंगे, आज हम अपनी इस नज़्म की मश्क हल करेंगे। सबसे पहले तो आप सब अपनी किताब का जो है वो जब हल करेंगे हम मश्क किताब पर, तो उसके लिए आप सब अपने हाथ में कच्ची पेंसिल पकड़ेंगे। आप अपनी किताब पर कच्ची पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे। कोई भी बच्चा नीले मार्कर, पॉइंटर, पेन या किसी भी और रोशनाई का इस्तेमाल इस पर नहीं करेगा। ठीक है, कच्ची पेंसिल के इस्तेमाल से आप अपनी किताब पर ये मश्क हल करेंगे। जी, मश्क शुरू करते हैं। सबसे पहला इसका जुज़ है मुख्तसर जवाब दें, यानी यहाँ पर इन्होंने हमें अलिफ बे जीम 3 सवालात दिए हैं जिनके हमने मुख्तसर जवाब तहरीर करने हैं। ठीक है, पहला है शायर ने कौन सी 2 चीज़ों को साझा करार दिया है। तो अगर आप मिसरा देखें, मिसरा है हमारा सांझी अपनी खुशियाँ और गम। ठीक है, तो किसको उसने साझा करार दिया है, किनको उसने मुश्तरिक कहा है, खुशी और गम को। शायर ने खुशी और गम को साझा करार दिया है। बंद मुट्ठी से शायर की क्या मुराद है। बंद मुट्ठी यानी यूँ इकट्ठा हो जाना मुक्का, तो ये ज़्यादा ताकत हो जाती है खुले हाथ की निस्बत। तो बंद मुट्ठी से यहाँ शायर की मुराद है इत्तफ़ाक़ व इत्तेहाद, यानी इत्तफ़ाक़ और इत्तेहाद से रहना। पाक वतन की इज़्ज़त कितनी प्यारी है। पाक वतन की इज़्ज़त हमें अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारी है। जुज़ नंबर 2, मुनासिब अल्फाज लगाकर मिसरे मुकम्मल करें। पहला है अपनी यहाँ पे मिटने वाले हम डैश सिपाही, हम जांबाज सिपाही। इस डैश के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। डैश की इज़्ज़त हमको अपनी जान से प्यारी, पाक वतन की इज़्ज़त हमको अपनी जान से प्यारी। बंद मुट्ठी की सूरत डैश एक हैं, हम एक हैं। बंद मुट्ठी की सूरत बाहम एक हैं, हम एक हैं। डैश अपनी खुशियाँ और गम एक हैं, हम एक हैं। सांझी अपनी खुशियाँ और गम एक हैं, हम एक हैं। जुज़ नंबर 3 नज़्म को सामने रखते हुए दुरुस्त जवाब की निशानदही सही से करें। सही का निशान लगाते हुए हमने जो है निशानदही करनी है। पहला है हम किसके साए तले एक हैं। आसमान, बादल, इस्लाम या परचम। परचम आखिरी इसका दुरुस्त जवाब है, उस पर आप सही का निशान लगाएंगे। अगला है हम सब किसके मुसाफिर हैं। एक ही ट्रेन के, एक ही कश्ती के, एक ही बस के या एक ही जहाज़ के। तो दूसरा इसका दुरुस्त जवाब है एक ही कश्ती के। आगे हैं जांबाज सिपाही किस पर मिटने वाले हैं। 1 अपनी आन पर, 2 अपने परचम पर, 3 अपने वतन पर, 4 अपनी इज़्ज़त पर। तो इसका दुरुस्त जवाब है पहला अपनी आन पर। अगला है किसकी इज़्ज़त हमें अपनी जान से प्यारी है। परचम की, दीन की, वतन की या अपनी। किसकी इज़्ज़त हमें अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारी है। वतन की।
इस पर सही का निशान लगाएंगे, दायरा नहीं लगाएंगे। अच्छा, अक्सर बच्चे यहाँ पर जो है वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ पर परचम भी है और वतन भी है। परचम कहते हैं झंडे को, वतन होता है मुल्क। तो यहाँ पर अगर आप देखें, इज़्ज़त प्यारी की बात जो हो रही है वो ये पाक वतन की इज़्ज़त की बात हो रही है, तो यहाँ पर वतन आएगा। अगला है फूल और शबनम किस जगह एक हैं, चमन में, बाग में, वतन में या पाकिस्तान में। इसमें भी आएगा, फूल भी बाग में होते हैं और फूलों पर ही शबनम होती है। तो बहुत से बच्चे यहाँ भी कंफ्यूज होंगे कि चमन आना है या बाग आना है, लेकिन यहाँ दुरुस्त जवाब है वतन में। यहाँ देखें, ये अपने वतन के फूल, ये देखिए वतन में फूलों की बात हो रही है। आगे है एक ही कश्ती के हैं मुसाफिर, एक मंजिल के राही, अपनी आन पे मिटने वाले हम जांबाज सिपाही। ये एक शेर उन्होंने हमें इसी नज़म में से उठा कर दिया है और उसमें उन्होंने इस शेर में एक ही कश्ती के हैं मुसाफिर को अलग किया है, ये देखिए। उसके साथ उन्होंने एक मंजिल के राही को अलग किया है और उसके साथ उन्होंने जानबाज सिपाही को अलग किया है। और उन्होंने पूछा है यहाँ पर इन तीनों से मुराद क्या है। तो यहाँ पर ये किन की बात हो रही, एक ही कश्ती के मुसाफिर कौन है, पाकिस्तान में रहने वाले जो अहले वतन है, जो मुसलमान है। पाकिस्तान के मुसलमानों को कहा गया है कि वो अपने दीन के खातिर, अपने मुल्क की तरक्की की खातिर एक ही कश्ती में मुसाफिर एक ही मंजिल की तरफ जा रहे हैं। कश्ती के मुसाफिर कौन है, पाकिस्तान के मुसलमान। और जिस मंजिल पर पहुंचना है उसके सब राही कौन है, वो भी मुसलमान है पाकिस्तान के। और इसी तरह जो जानबाज सिपाही हैं, यानी अपने वतन के लिए जान कुर्बान कर देने वाले कौन हैं, वो भी इस मुल्क के रहने वाले यानी मुसलमान हैं। तो इन तीनों से मुराद यहाँ क्या है, इन तीनों से मुराद यहाँ पर है कि ये तीनों किसके लिए इस्तेमाल किए गए इस शेर में। इन तीनों से मुराद पाकिस्तान के रहने वाले लोग यानी मुसलमान हैं, ठीक है। अगला जुज़ है हमारा जुज़ 5, दर्ज झेल अल्फाज के मुतरादिफ लिखे। मुतरादिफ होता है एक ही मायने रखने वाले दो अलग अल्फाज, यानी हम मायनी अल्फाज। तो यहाँ पर उन्होंने जो अल्फाज हमें दिए हैं, हमने उनका हम मायनी लफ्ज़ लिखना है। पहला है परचम, परचम का मुतरादिफ होता है झंडा। दूसरा है सांझी, सांझी का है मुश्तरका। अगला है चमन, चमन का मुतरादिफ है बाग। गगन, गगन का मुतरादिफ है आसमान। राही, राही का मुतरादिफ मुसाफिर। जानबाज, जान निसार। आन, शान। जुज़ 6 है दर्ज झेल अल्फाज के मुतज़ाद लिखें। मुतज़ाद होता है उल्ट लिखना, ज़िद से है, ज़िद के मायने होते हैं उल्ट। तो ये जो दिए गए अल्फाज हैं इनका हमने मुतज़ाद लिखना है। पहला है खुशी, खुशी का मुतज़ाद है गम। फूल, कांटा। ये लफ्ज़ जो है पुराने एडिशन में है, मेरे ख्याल में अभी आप अगर सारे बच्चे देखें तो आपके ये लफ्ज़ सारे नहीं होगा बल्कि यहाँ पर पाक होगा। अगर तो किसी की किताब में लफ्ज़ सारे है तो वो इसका मुतज़ाद लिख ले आधे, और अगर किसी की किताब में पाक है तो वो इसका मुतज़ाद लिख ले नापाक, ठीक है। ये दो अल्फाज का जो है वो एक एडिशन में है और एक एडिशन में नहीं है। तो आपके पास जिस एडिशन की भी किताब है उसमें किसी में ये सारे लफ्ज़ होगा और किसी में पाक होगा। तो जो भी लफ्ज़ है दोनों का बता रही हूँ, सारे का मुतज़ाद लिखें आधे और पाक का मुतज़ाद लिखें नापाक। अगला है इज़्ज़त, इज़्ज़त का मुतज़ाद है ज़िल्लत। तले, तले होता है नीचे, ये तलने वाला तले नहीं है, अच्छा। तले, तले का मुतज़ाद है ऊपर। साया, साया का मुतज़ाद है धूप। अगला जुज़ है हमारा 7 दर्ज झेल अल्फाज का तलफ़्फ़ुज़ एराब से वाज़ेह करें। तो इनके एराब मैं जो है आपको कापी पर करवाऊँगी, ये वाला जुज़ हम अपनी कापी पर करेंगे, अभी छोड़ें। अगला जुज़ है जुज़ 8, कालम अलिफ़ और कालम बे के मुतल्लिक़ अल्फाज को आपस में मिलाए, यानी उन अल्फाज को मिलाना है जिनका आपस में कोई ताल्लुक़ हो। पहला लफ्ज़ है परचम, तो इसको हम मिलाएंगे झंडा, झंडा के साथ मिलाएंगे। सांझी, मुश्तरका। चमन,
फूल, मंजिल, मुसाफिर, समंदर, दरिया। ठीक है जी। अब हमारा जो 9 है ऐसा मिसरा, जो यहाँ पर ये टेप का मिसरा की तारीफ़ बताई गई है। आप इसके ऊपर ऐसे लिख लें हेडिंग बनाकर, टेप का मिसरा। ये मैं आपको रोज़ाना तकरीबन 3 दिन से ये हमारी नज़म चल रही है, गुज़िश्ता 3 रोज़ चलती रही, तो मैं तीनों दिन आपको ये टेप का मिसरा जो है इसके बारे में बताती रही हूँ। तो यहाँ पर फिर हम जुज़ नंबर 9 देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर अक्सर ये जो चीज़ें हैं ये MCQs में आती हैं। ठीक है, ऐसा मिसरा जो नज़म के हर बंद के आखिर पर दोहराया जाए उसे टेप का मिसरा कहते हैं। इस नज़म में कौन सा मिसरा टेप का है तो वो यहाँ पर हम लिख देंगे। वो आप देखें तो हर बंद में कौन सा दोहराया गया है, इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। ये देखें हर एक में यही वाला दोहराया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दें, इसके सामने ब्रैकेट में ऐसा लिख लें, इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। ठीक है, और ब्रैकेट बंद कर दें जी। अब जुज़ 10 है, इसके ऊपर भी आप कौमी नज़म की हेडिंग दे दें। ये कौमी नज़म की इन्होंने तारीफ़ लिखी है, जो कि मैं आपको कौमी नज़म का भी ज़िक्र रोज़ हो रहा है जब से ये नज़म चल रही है। कौमी नज़म ऐसी नज़म जिसमें मुल्क व कौम के साथ मोहब्बत का इजहार हो, उसे कौमी नज़म कहा जाता है। इस नज़म में पाकिस्तान के सब्ज़ा लाली परचम की अज़मत का ज़िक्र करते हुए उसके साए में कौमी इत्तेहाद व इत्तफ़ाक़ का जज्बा उभारा गया है। कौमी परचम की अज़मत के मौजू पर 10 सतरें तहरीर करें। ये उन्होंने पहले क्यों बताया, ये उन्होंने बताया कि इस पूरी नज़म में किस बारे में बात हुई है। इस मुल्क के रहने वाले जो तमाम लोग हैं उनका इत्तेफाक और इत्तेहाद को ही बयान किया गया, उनका इकट्ठा मिलजुल कर रहना, इस परचम के साए के नीचे खुशियाँ और गम बांटते हुए एक साथ रहने की ही बात हुई है। ठीक है, तो वही उन्होंने यहाँ पर बताकर क्या कहा है कि कौमी परचम की अज़मत जो है, अज़मत होता है उसकी बड़ाई, तो कौमी परचम की जो अज़मत है उसके मौजू पर 10 सतरें लिखें, यानी 10 जुमले लिखें। तो ये अभी छोड़े, ये आखिर में मैं आपको बताऊँगी, हमने नहीं लिखना नहीं है हमने, लेकिन इसमें आपने ये लाजमी याद करनी है, ये जो मैंने आपको बताई ना टेप का मिसरा और कौमी नज़म। तो ये जो इन्होंने हमें लिखने के लिए कहा है जुज़ 11 में, ये हम अपनी कापी पर लिखेंगे नहीं, लेकिन ज़ुबानी में आपको ये चीज़ बताऊंगी ज़रूर कि कौमी परचम की अज़मत क्या है, हमारे कौमी परचम की अज़मत क्या है, वो मैं आपको इस लेक्चर के आखिर में बताऊँगी। लेकिन हम ये वाला सवाल जो अपनी कापी पर नहीं करेंगे। ठीक है, और इसको आप सिर्फ, आप ये नहीं है कि मैं नहीं लिखवा रही तो आपने खुद लिखना है, इसको हमने लिखना ही नहीं है कापी पर, इसको आप सिर्फ सुनेंगे। ठीक है, मैं आपको बताऊंगी ज़रूर कि कौमी परचम की अज़मत क्या है और आप इसको सुनेंगे भी ज़रूर। ठीक है, अच्छा आगे है हमारा जुज़ 11, यहाँ पर सॉरी मैं 11 कह गई हूँ, ये जुज़ 10 था। अगला है हमारा जुज़ 11, दर्ज झेल अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। ये 4 अल्फाज हमें दिए हैं जिनके हमने जुमले बनाने हैं, तो ये भी हम कापी पर करेंगे, अभी छोड़े इसको। आगे अस्मा की तज़कीरो तानियस, अस्मा है इसम की जमा, तज़कीरो तानियस 2 अल्फाजों को वाव की मदद से यानी हर्फ़ अतफ़ की मदद से मिलाया है। तज़कीरो तानियस ये जो मजमुआ है, ये दोनों अल्फाज का मायने क्या है, तज़कीर मुज़क्कर से है और तानियस मोनस से है। ठीक है, तो अस्मा की तज़कीरो तानियस यानी चीज़ों में मुज़क्कर और मोनस का जो फ़र्क है वो हमें बताने जा रहा है। यहाँ पढ़ते उन्होंने क्या लिखा है, किसी शख्स जगह या चीज़ का नाम इस्म कहलाता है। पहले उन्होंने देखे इस्म की हमें तारीफ़ बताई। जिन्स के लिहाज से यानी जो हमारी जिसामत है, जिन्स के लिहाज से इस्म की 2 किस्में हैं। ये याद करने वाली चीज़ें हैं, लाजमी याद किया करें, इनको छोड़ा मत करें। ठीक है,
जिन्स के लिहाज से इसम की कितनी किस्में हैं? जिन्स के लिहाज से इसम की 2 किस्में हैं। एक है मुज़क्कर और दूसरी है मोनस। ठीक है, जैसे हम जिन्स देखें तो हमारे में कैसे जो हम हैं, इंसान हैं, इसम अगर इंसान को देखें, इसम में शख्स भी आते हैं ना, तो अगर हम शख्स अशखास को देखें, इंसानों को देखें, तो उसमें जिन्स 2 ही है ना, एक है लड़का और एक है लड़की। तो मुज़क्कर लड़के के लिए होता है और मोनस लड़की के लिए। तो यहाँ पर वो क्या बता रहा है, इसलिए जुमला बनाते वक्त इस अमर का ख्याल रखना चाहिए कि जो इसम मुज़क्कर हों यानी जो लड़के हों, उस ज़रूरी नहीं सिर्फ इंसानों की बात हो रही है, मुकम्मल इसम की बात हो रही है यहाँ पर। यानी कोई चीज़ भी हो सकती है, कोई इंसान भी हो सकता है, कोई जानवर भी हो सकता है, परिंदा भी हो सकता है, कोई जगह भी हो सकती है। ठीक है, उनके साथ फ़ेल भी मुज़क्कर इस्तेमाल होगा। यानी जब इसम मुज़क्कर है तो उसके साथ जो काम हो रहा है वो भी मुज़क्कर ही होगा। और इसी तरह मुअन्नस हो, उनका फ़ेल भी मुअन्नस होगा। ठीक है, जब जिस चीज़ का ज़िक्र जुमले में हो रहा है, यानी जो इसम है जुमले में, यानी जिस भी चीज़ पर काम हो रहा है, जब वो चीज़ मुज़क्कर है, हमें अपने आम बोलचाल में पता है कि हम वो चीज़, जैसे मसलन मैं कहूँ पेंसिल, तो पेंसिल होती है या होता है? पेंसिल होती है। लेकिन कलम की बात करें, जब हम कहेंगे कलम, तो कलम होता है। अगर मैं कहूँ किताब, तो किताब होती है। अगर मैं कहूँ सफ़ा, तो सफ़ा होता है। तो ये मुज़क्कर और मुअन्नस का फ़र्क है। मैं जैसे ये कह दूँ ये दवात, ये देखे स्याही की डब्बी है ना, ये दवात है, तो ये दवात जो है ये मुअन्नस है या मुज़क्कर है? ये होती है, ये मुअन्नस है। अगर मैं कह दूँ ये मेरा कलम है, तो ये मुज़क्कर है, ये मुअन्नस नहीं है। अगर मैं कहती हूँ ये किताब है, ये किसकी किताब है? की, ठीक है, यानी मुअन्नस। तो मैंने यहाँ पर जुमले बोले हैं। वो जुमले बोलने का मकसद क्या था? देखिए, वो जुमले बोलने का मकसद ये था कि जो चीज़ मुज़क्कर है, यानी जो इसम मुज़क्कर है, उसका जो हम जुमला लिख रहे हैं, उसमें जो हम काम बयान कर रहे हैं, तो वो काम भी हम आखिर में मुज़क्कर ही लिखेंगे। जैसे मैं कहूँ कि मेरा कलम नीला है। अब कलम मुज़क्कर था, उसके साथ मैंने नीली तो नहीं लगाया। अब मैं कहूँ कि ये किताब किसका है, गलत हो गया ना, किताब तो मुअन्नस है, मैंने आखिर में किसका क्यों लगाया? मुझे तो लगाना चाहिए था ये किताब किसकी है। ठीक है, अब देखिए जिस पर मैं किताब रखे पढ़ रही हूँ, ये एक मेज़ है। ठीक है, ये देख रहे हैं, ये मेज़ है। ठीक, अब ये मेज़ दिखाने का आपको मकसद क्या था? ये एक मेज़ है। अब मैं कह रही हूँ कि मेरी तमाम चीज़ें इस मेज़ पर पड़ी हैं। ये मेज़ लकड़ी का बना हुआ है। क्या ये जुमला सही है? मेज़ लकड़ी का तो है, लेकिन मेज़ जो है वो होता नहीं है, मेज़ होती है। मेज़ मुज़क्कर नहीं है, मेज़ मुअन्नस है। हम आम बोलचाल में इसको मुज़क्कर ही समझते हैं, जबकि ये मुज़क्कर नहीं है। मेज़ मुअन्नस है, कुर्सी भी मुअन्नस है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं उन्होंने क्या लिखा हुआ है जुमले। अलिफ मैंने अखबार पढ़ा, बे हमने रोटी खाई। रोटी आपको पता है मुअन्नस है, होती है। अखबार जो है वो होता है। तो अखबार मुज़क्कर है, तो उसके साथ जो काम है वो भी उसी तरह मुज़क्कर ही आएगा, यानी पढ़ा आएगा, पढ़ी नहीं आएगा। मुअन्नस में छोटी का इस्तेमाल होता है, मुज़क्कर में अलिफ का इस्तेमाल होता है। अब मैं कह रही हूँ हमने रोटी खाया। अगर खाना होता यहाँ पर तब आना था हमने खाना खाया, तब मुज़क्कर हो गया वो। लेकिन जब सिर्फ रोटी की बात हो रही है तो रोटी मुअन्नस है, तो यहाँ पर आएगा हमने रोटी खाई। ठीक है, पहले जुमले में अखबार मुज़क्कर इसम है, इसलिए इसका फ़ेल भी मुज़क्कर आया, जबकि दूसरे जुमले में रोटी मुअन्नस है, इसलिए इसका फ़ेल भी मुअन्नस आया। अब अगर अखबार पढ़ी या रोटी खाया लिखा जाए तो कायदे की रूह से गलत होगा। अब आप मंदरजा झेल जुमलों को दुरुस्त करें। देखें, मैंने इतनी ज़्यादा मिसालें आपको दे दी हैं, तो अब तो मेरा ख्याल हम इन नीचे जो जुमले दिए गए हैं इनको बआसानी दुरुस्त करके लिख सकते हैं।
ठीक है। पहला है ये किसकी कलम है। अगर यहाँ पर होता पेंसिल फिर हम की लगाते, लेकिन कलम मुज़क्कर होता है तो हम लिखेंगे ये किस का कलम है। की जगह हम लिखेंगे का। लेकिन जब सवालिया जुमला हो तो आखिर में सवालिया, अलामतें आखिर में वही रहेंगी, ठीक है। आगे है असलम ने नई कमीज़ पहनी। ये हम अपनी आम रूटीन में बोलते ही, हम अपने मामूल में बोलते ही इसको कमीज़ होती, तुम्हारी कमीज़ कहाँ है, तुम्हारी कमीज़ ख़राब हो गई, तुम्हारी कमीज़ काले रंग की है, हम बोलते ही इसको मुनस है, जबकि ये कवायद की रूह से बिल्कुल गलत है। कमीज़ मुज़क्कर होता है, कमीज़ होती नहीं है, कमीज़ होता है। असलम ने नई कमीज़ पहनी की जगह, नई की जगह आएगा असलम ने नया कमीज़ पहना, पहनी नहीं आएगा, ठीक है। आगे है हमने हॉकी खेला। हॉकी है तो एक खेल है और खेल होता है, लेकिन हॉकी जो हॉकी है जिससे खेला जा रहा है वो मोनस होती है, तो उस लिहाज से हमने हॉकी खेला नहीं आएगा, हमने हॉकी खेली। अगर होता हमने हॉकी का खेल फिर आखिर में खेला आना था। आगे ये मेज़ किसने बनाया, तो यहाँ आएगा ये मेज़ किसने बनाई, ठीक है। आगे सरगर्मियाँ हैं। पहला है पाकिस्तान के कौमी परचम की तस्वीर अपनी कापी पर चस्पा करें, तो ये रहने दें, ये तस्वीर लगाने की बजाय बल्कि हम दूसरी सरगर्मी करेंगे, वो भी कापी पर करते हैं। वो क्या है कि आपने कौमी परचम की तस्वीर बनानी और उसमें रंग भरने, तो ये वाली अच्छी है इसकी बजाय, ताकि ख़ुद बनाएं और उसमें रंग भरें, ठीक है। ये हम सरगर्मी करेंगे अभी। अगली है कि इस नज़्म को याद करें और इसको कापी पर खुशखत लिखें, तो ये हम नहीं करेंगे। यहाँ पर देखें अब इन्होंने कुछ चीज़ें हमें दी हैं कि बच्चों को बताएं कि पाकिस्तान के परचम में मौजूदा रंग अक्सरियत मुसलमान और अक़लियत गैर मुस्लिम को ज़ाहिर करते हैं। अक्सरियत होता है ज़्यादा, अक़लियत होता है कम, तो जो ज़्यादा है रंग वो किसको ज़ाहिर करता है, मुसलमानों को, जो कम है वो गैर मुस्लिमों को। तो ज़्यादा यानी अगर आप हमारे झंडे में देखें तो हमारे झंडे में ये कम जो है वो सफ़ेद होता है रंग, और ये हमारा सब्ज़ होता है, ठीक है। यानी अगर आप देखें तो इस एक मुस्ततील के यानी रेक्टेंगल के आप 4 हिस्से करें, जैसे आपने फ्रैक्शन पढ़ी होगी ना, तो अगर आप इसको 4 हिस्से करें बराबर, 2 3 4, ये 4 बराबर हिस्से हैं। इसमें से सब्ज़ रंग कितनों पर है, 1 2 3 हिस्सों पर है, और सफ़ेद सिर्फ एक हिस्से पर है। तो 4 हिस्सों में से एक, यानी इसी को फ्रैक्शन आप कहते हैं ना। हमारा कुल कितने थे हिस्से, 4, और उसमें से सफ़ेद कितने हिस्सों पर है, 1 पर, 1/4, यानी 1/4, ठीक है। इसी तरह सब्ज़ हमारा जो है वो कितने हिस्सों पर है, 3, ठीक है। तो कुल हमारे कितने, 1 2 3 4, और सब्ज़ उसमें से कितनों पर है, 3, 3/4, ठीक है। 3/4 यानी 3/4, 4 हिस्सों का 3 हिस्से, 4 हिस्सों में से 1 हिस्सा, यानी हमारे झंडे का 1/4 हिस्सा सफ़ेद है और 3/4 हिस्सा सब्ज़ है। 1/4 हिस्सा जो है वो कम लोगों को, यानी जो कि हमारे मुल्क में रहने वाले दूसरे मज़ाहिब के लोग हैं, गैर मुस्लिम हैं, उनके लिए है ये सफ़ेद रंग, या उनको ज़ाहिर करता है। और जो 3/4 हिस्सा है हमारे मुल्क में रहने वाले जो मुसलमान हैं, वो गैर मज़ाहिब लोगों की बजाय उनसे 3 गुना ज़्यादा हैं। तो ये जो 3/4 हिस्सा है वो इस मुल्क के असल बशिंदों यानी मुसलमानों को ज़ाहिर करता है, ठीक है। आगे बच्चों को बताएं कि यकजहती, यकजहती होता है एक जान होकर रहना, एक मुट्ठी की तरह इकट्ठे इत्तेफाक व इत्तेहाद से रहना। यकजहती हमारा मजहबी, मिली और नज़रियाती शियार है। शियार होता है तरीका, तो मिलजुल कर रहना ना सिर्फ हमारे मज़हब में बल्कि हमारे मिली और नज़रियाती तौर पर भी ये हमारा तरीका है। बच्चों को बताएं कि ज़िंदा कौमें अपने वतन की सरबुलंदी के लिए यानी उसके आला मुकाम के लिए यकजान होकर, यकजान यानी एक जान होकर, इत्तेफाक से, इत्तेहाद से मिलकर रहकर क्या करते हैं, ज़िंदगी की दौड़ में सरगर्म कार होती हैं। यानी
जो कौमें अपने मुल्क का जो है झंडा उसको बुलंद देखना चाहते हैं, अपने मुल्क का बुलंद मकाम चाहते हैं, अपने मुल्क की तरक्की चाहते हैं, वो क्या करते हैं अपने मुल्क की तरक्की के लिए एक जान होकर यानी इत्तफ़ाक़ व इत्तेहाद से मिलकर तरक्की की राह पर गामज़न यानी तरक्की की राह पर चलते रहते हैं, लेकिन इत्तफ़ाक़ और इत्तेहाद के साथ। आगे बच्चों को बताएंगे कायदे आज़म ने हमें ईमान, इत्तेहाद और तंजीम, कायदे आज़म ने ये जिन चीज़ों पर जोर दिया है उनकी तरतीब क्या है? पहले ईमान है, फिर इत्तेहाद है, फिर तंजीम है। ठीक है, पहले हमारा ईमान, फिर इत्तेहाद यानी मिलजुल कर रहना, और उसके बाद तंजीम है का जो दर्स दिया है वो कुरानी उसूलों से माखूज़ है। कुरान भी अगर देखें तो कुरान भी हमें मिलजुल कर प्यार मोहब्बत से रहने, ईमान, अल्लाह के तमाम अहकाम यानी ईमान में क्या आ जाता है? अल्लाह के तमाम अहकाम पर अमल करते हुए इत्तेफाक, इत्तेहाद और प्यार से रहते हुए नज़्म व ज़ब्त का जो है दामन थामे हुए ज़िंदगी गुजारने का सबक देता है कुरान भी। ठीक है, और उन्हीं असूलों को मद्देनज़र रखते हुए कायदे आज़म ने हमें इन्हीं तीन चीज़ों की तलकीन की है, इन्हीं तीन चीज़ों का दर्स दिया है। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारे इस मश्क का जुज़ नंबर कितना था? जुज़ नंबर ये जो एराब वाला है 7, जुज़ 7 अब हमने कापी पर करना है और जुज़ 11 करना है। ये मैंने आपको कापी पर करवाना है और उसके साथ सरगर्मी नंबर 2 हमने कापी पर करनी है। तो ये करवाती हूँ, उसके बाद फिर जुज़ 10 की बताती हूँ आपको ज़ुबानी की इसकी क्या अज़मत है कौमी परचम की, वो सिर्फ आपने सुनना है। ठीक है जी, सबसे पहले आप हाशिया लगा लेंगे, तारीख़, जमात का काम, दिन, उन्वान हम एक है, उसके साथ कौमी नज़म लाजमी लिखेंगे ताकि आपको याद रहे, बार बार जब आंखों के सामने ये आए तो आपको याद रहे कि ये कौमी नज़म है। ज़ेली उन्वान मश्की जुज़ 7 और 11 जमा सरगर्मी नंबर 2। मश्की जुज़ 7 है, दर्ज ज़ेल अल्फाज का तलफ़्फ़ुज़ एराब से वाज़ेह करें। आज मैंने यहाँ पर एराब पहले से नहीं लगाए ताकि आपको मैं साथ साथ लगवाऊँ। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर जो मैंने एराब वाले अल्फाज लिखे हैं, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है बेटा कि जब भी आपने एराब वाले अल्फाज लिखने हैं तो आपने क्या करना है? आपने एराब वाले अल्फाज इस तरह से लिखने हैं कि पहली सतर पर आप 3 अल्फाज लिखें उनमें जगह छोड़ते हुए, और अगली सतर पर फिर उसी खाली जगह के नीचे अल्फाज लिखें ताकि ऊपर और नीचे लिखने से इनके एराब आपस में ना मिले। ठीक है, पहला है जानबाज, जान बाज, जानबाज, जीम के ऊपर ज़बर, नून के ऊपर जज़म, बे के ऊपर ज़बर, जे के ऊपर जज़म, जानबाज। इज़, आइन के नीचे ज़ेर, ज़ पर ज़ोर आ रहा है तो जहाँ पर ज़ोर आए वहाँ शद पहले आती है। इज़्ज़त, आइन के नीचे ज़ेर और फिर जे के ऊपर शद और शद के ऊपर ज़बर, इज़्ज़त, त पर जज़म, इज़्ज़त। अगला लफ्ज़ है हमारा मंजिल, मीम के ऊपर ज़बर, नून के ऊपर जज़म, जे के नीचे ज़ेर, लाम के ऊपर जज़म, मंजिल, मंजिल। उसके बाद है हमारा अगला लफ्ज़ सिपाही, सीन के नीचे ज़ेर, हम अक्सर इसको पंजाबी में सिपाही बोलते हैं और हम उर्दू में भी इसको सिपाही बोलते हैं, गलत है। इसका तलफ़्फ़ुज़ क्या है? सिपाही, सिपाही। सीन के नीचे ज़ेर, पे के ऊपर ज़बर, हे के नीचे ज़ेर, ये के ऊपर जज़म, सिपाही। चमन, चे के ऊपर ज़बर, मीम के ऊपर ज़बर, नून के ऊपर जज़म, चमन। ठीक है, आगे जुज़ 11 दर्ज ज़ेल अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल करें, और आपको पता है जुमलों वाले अल्फाज के मायने लाजमी लिखते हैं। पहला लफ्ज़ है धारे, उसका मायने है मंबा या बहाव या पानी का बहाव या धाना। ठीक है, इसका जुमला क्या है? कश्ती धारे के रुख बहती है। धारा होता है बहाव, पानी का बहाव, तो कश्ती किस तरफ बहती है? कश्ती धारे के रुख या धारे की तरफ बहती है। जिस तरफ पानी का बहाव होता है कश्ती उसी तरफ बहती है ना। आगे चमन, चमन होता है बाग, चमन में बहुत खूबसूरत रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। तीसरा है शबनम, शबनम का मायने है ओस, सुबह सवेरे फूलों पर शबनम मोतियों की तरह नज़र आती है।
चौथा है आन, उसका मायने है इज़्ज़त, हम अपनी आन के लिए जान तक कुर्बान कर देंगे। उसके बाद आप इस तरह लिखेंगे सरगर्मी नंबर 2, पाकिस्तान का कौमी परचम बनाएं और उसमें रंग भरें। और यहाँ पर आप खूबसूरत करके झंडा बनाएंगे हमारा पाकिस्तान का, और उसमें फिर खूबसूरत तरीके से रंग भरेंगे। ठीक है, ये आपने कापी पर करने हैं दोनों जुज़, और ये जो है बाकी सारे ये आपने अपनी किताब पर हल करनी है। मुकम्मल मश्क जो है, जैसे मैंने मुकम्मल मश्क आपको किताब पर हल करवाई है, आपने किताब पर हल करनी है मुकम्मल मश्क, और उसके साथ साथ जो मैंने आपको उस पर करवाए हैं कापी पर 2 जुज़, वो आपने कापी पर करने हैं। अब आ जाए हमारा जुज़ 11, इसको माजरत मैं बार बार इसको 11 बोली, जुज़ 10 है। जुज़ नंबर 10 जो है उसमें कौमी परचम की अज़मत मैंने आपको कहा था कि मैं आपको ज़ुबानी बताऊंगी, आप इसको सुनिएगा जी। कौमी परचम की अज़मत पर हमने 10 सतरें तहरीर करनी है, लेकिन हम नहीं ये कर रहे, सिर्फ आप सुनेंगे और मैं बोलूँगी। अच्छा, कौमी परचम की अज़मत। कौमी परचम जो है वो हर मुल्क, हर कौम की असल शनाख्त उसका परचम होता है। ठीक है, तो किस तरह हम इसको शुरू कर सकते हैं कि कौमी परचम महज एक कपड़े का टुकड़ा नहीं होता, बल्कि किसी भी मुल्क की असल पहचान, किसी भी मुल्क की असल शनाख्त उसका कौमी परचम ही होता है। इसी तरह हम पाकिस्तानियों की असल पहचान हमारा पाक परचम है। पाकिस्तान का कौमी झंडा मुस्ततील शक्ल में है, जो 2 रंगों पर मुश्तमिल है। ठीक है, लेकिन इससे पहले हम ये चीज़ भी लिख सकते हैं कि पाकिस्तान का कौमी परचम जो है वो इस जो मैंने शुरू जैसे किया था, वहाँ से हमने किया था कि कौमी परचम महज एक कपड़े का टुकड़ा ही नहीं होता, बल्कि कौमी परचम किसी भी मुल्क की असल पहचान और असल शनाख्त होता है।